हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग यूनिट 2 जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोग लिमिट स्टेट मेथड के इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिए थे और उसके सेकंड वाले पार्ट में आईएएस कोड के स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करना था। उसके लिए हम लोग एक पार्ट 1 का वीडियो बना चुके थे जो पहले चैनल पे अपलोडेड है। उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और फिर आज वाले क्लास में भी हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। फिर अगर इस वाले क्लास में भी कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम लोग फिर आईएएस कोड का एक पार्ट 3 बनाएंगे। ये सारे जो आईएएस कोड के पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सारे कंबाइंड होकर के आपको यूनिट 2 में जो आईएएस कोड के स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट है वो आपका उसको कवर कर लेगा। इसके साथ आपका जब आईएएस कोड का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आईएएस कोड के डिस्कशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होंगे और उसके मतलब अकॉर्डिंग ही जो बाकी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो हम लोग अभी डिस्कस अब नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आईएएस कोड का स्पेसिफिकेशंस बोला है, बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, फाउंडेशंस, इन सारे से रिलेटेड, जिसमें आपको नॉमिनल कवर होगा, रेनफोर्समेंट डिटेल्स होगा, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो स्टार्टिंग वाले आईएएस कोड के पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया जिसमें हम आपको बेसिक चीज़ें जो है वो समझा दिए। अब हम लोग आज वाले क्लास में उन सारे टॉपिक्स में से ही एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे अभी सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्पैन डिस्कस हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे कवर के ऊपर कि हमारे बीम, स्लैब्स, कॉलम सब में अलग अलग कवर का क्या कंडीशंस गिवन है, आईएएस कोड में क्या टेबल्स दिया हुआ है, क्या आईएएस कोड कहता है। फिर उसके बाद अगर ये वीडियो लेंदी होने लगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में फिर हम लोग कॉलम्स के और बाकी सारे परसेंटेज ऑफ स्टील्स के बारे में जो रिमेनिंग डिस्कशंस रह जाएंगे वो हम लोग या तो नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे या कोशिश करेंगे आज वाले क्लास को ही इसमें सारी टॉपिक्स हम लोग कवर कर दें। अब आईएएस कोड में जो आज का सबसे पहला टॉपिक हम लोग अभी लेते हैं वो है इफेक्टिव स्पैन। हम लोग अभी तक सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स के जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसमें हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे कि कहीं पे भी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते थे उसमें हम लोगों को एक लेंथ दिया रहता था एक बीम का, वो या तो आपको इफेक्टिव, अभी तक तो हम लोगों का इफेक्टिव स्पैन ही लिखा रहता था कि इफेक्टिव लेंथ आपको 5 मीटर है, 6 मीटर है, तो हम लोग उस इफेक्टिव लेंथ को ही कैलकुलेट करके मोमेंट निकाल लेते थे। लेकिन इफेक्टिव लेंथ जो है वो आपका किस किस कंडीशन में क्या क्या चेंज होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक सिंपली सपोर्टेड सिंगल स्पैन का अगर आप एक बीम देख रहे हैं तो उसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। फिर अगर आप कंटिन्यूस स्पैन की बात कर रहे हैं या कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं तो इन सारे केसेस में क्या क्या चीज़ें अलग हो जाएंगी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग अभी जो पूरा डिस्कशन करेंगे वो इस इफेक्टिव लेंथ के कॉन्सेप्ट पे ही होगा, अलग अलग कंडीशंस में। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सिंपली सपोर्टेड कंडीशन। जो हमारा टॉपिक होगा पहला ये होगा इफेक्टिव स्पैन। और इफेक्टिव स्पैन के लिए आपको पेज नंबर 43 पे आपको इफेक्टिव स्पैन का टॉपिक दिया हुआ है जिसमें आपको 4 पार्ट्स बने हुए हैं, पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए जो है ये आपको सिंपली सपोर्टेड के लिए है, इसमें इसका थ्योरी भी इसके साथ ही लिखा हुआ है। सिंपली सपोर्टेड वाले पार्ट ए में आपको सिंपली सपोर्टेड से रिलेटेड थ्योरी दिया हुआ है। हम लोग अभी उसका डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम जो हम लोग अभी बनाएंगे बोर्ड पे वो आईएएस कोड में नहीं प्रोवाइडेड है। तो आपको अगर आईएएस कोड आप ओपन करेंगे पेज नंबर 43 या 44 पे आपको ये इफेक्टिव स्पैन का टॉपिक मिलेगा। उसके अंदर आपको ये सिंपली सपोर्टेड है, उसके बाद आपको ये कंटिन्यूस बीम के लिए है। तो उसमें सारे कंडीशन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ वर्ड्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसका नोट्स चाहिए होगा, थ्योरी चाहिए होगा कि इफेक्टिव स्पैन का अगर आपको थ्योरी जानना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये एक टॉपिक जो है इसको आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर कर सकते हैं कि आपको एक 4 मार्क्स के थ्योरी में या 2 मार्क्स के थ्योरी में पूछ लेगा कि इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, उसको डिस्कस कीजिए ब्रीफली। तो आपको ये सारे कंडीशन समझाने होंगे कि सिंपली सपोर्टेड है तो क्या होता है, कंटिन्यूस है तो क्या होता है। तो उसके लिए आपको वर्ड्स भी चाहिए होगा, थ्योरी भी चाहिए होगा, तो वो आईएएस कोड में आपको गिवन है। ठीक है, तो वहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा आपको कैंटिलीवर और चौथा है आपको फ्रेम्स। एक एक करके हम लोग अभी इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब सिंपली सपोर्टेड क्या होता है ये अब तक सबको पता होगा, आप मैकेनिक्स में भी पढ़ते थे कि जो सपोर्ट फिक्स नहीं होता है, चाहे आप इसको ब्रिक वॉल का इमेज बना करके इस बार यहाँ समझ रहे होंगे या फिर आप इसको जनरली जो है वो आप इस तरह से आप सपोर्ट देख करके आप समझते थे। बट ये सपोर्ट एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये कुछ इस तरह का होता है। मतलब इसमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो आपका होता है वो इस तरह का होता है। बेंडिंग मोमेंट इस तरह होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है। इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसी तरह आप अगर एक वॉल के ऊपर आप अगर एक बीम इस तरह से रख देते हैं तो इस बीम के आपको इस वाले पोर्शन में तो बेंडिंग मोमेंट कुछ आएगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है तो सिर्फ आपको रखा हुआ है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो यहाँ पे 0 रहेगा। तो ये वाला कंडीशन हुआ आपको सिंपली सपोर्टेड का कंडीशन। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड। अब इसका हम लोग यहाँ पे क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग पॉइंट ए डिस्कस करते हैं, सिंपली सपोर्टेड।
अच्छा, एक और सिंपली सपोर्टेड का केस क्या हो सकता है, आपका एक किसी बिल्डिंग में ये एक आपका मेन बीम चल रहा है, उसके बाद आपको फिर कुछ मीटर के बाद एक और मेन बीम चल रहा है, और आपको इन दो मेन बीम्स के बीच में एक आपको ये छोटा सा एक बीम एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि ये स्लैब अगर बहुत लॉन्ग हो रहा होगा तो आप बीच में एक बीम दे देंगे सपोर्टिंग। तो जब बीम देंगे सपोर्टिंग तो आपको ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला बीम अगर आपका कॉलम्स पे है, ये वाला बीम अगर आपका कॉलम्स पे है, तो ये तो हो गया आपको फिक्स्ड बीम, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको फिक्स पोर्शन है, तो जो दोनों एंड फिक्स्ड है तो ये आपको इस तरह से फिक्स्ड बीम बन जाएगा। तो जब फिक्स्ड बीम बन जाएगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड बीम, यहाँ भी अगर आपका कॉलम है, यहाँ भी अगर आपका कॉलम है, तो ये भी हो गया फिक्स्ड बीम। लेकिन ये वाला जो बीम है, ये आपको इस वाले बीम के सेंटर से लेके इस वाले बीम के सेंटर तक आपको ये सारा लोड जो होगा वो आपको यहाँ कुछ इस तरह से आपको प्रोवाइड लोड इसको देगा आपको इस बीम्स के ऊपर। मतलब ये बीम के ऊपर जो लोड आ रहा है ये तो यूडीएल आएगा, तो यूडीएल आएगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड का, और इसका लोड फिर इस वाले बीम पे जाकर के पॉइंट लोड बन जाएगा इस तरह से। और फिर इस पॉइंट लोड के लिए और प्लस इसके यूडीएल के लिए ये वाला फिक्स्ड बीम डिजाइन हो जाता है। मतलब इसका ही लोड ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसका अपना कोई सपोर्ट तो है नहीं। तो ये भी जो बीम होगा ये भी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो आईएस कोड कहता है कि हर तरह के कंडीशन में, सिंपली सपोर्टेड हो कि कंटिन्यूअस हो कि कैंटिलीवर हो, आपको जो कुछ लेंथ होता है वो लेंथ आपको आईएस कोड बताता है कि कितना लेंथ होगा जो उस लोड को इफेक्टिवली ट्रांसफर करेगा। बाकी लेंथ जो होगा वो आपका वेस्टेज में कंसिडर होगा। जैसे कि इस केस का हम लोग एग्जांपल लें, इस वाले केस में अगर आप कहें कि ये वाला ओपनिंग जो है ये 4 मीटर का है, ठीक है, ये टोटल बीम जो है ये आप 6 मीटर का प्रोवाइड किए हैं। इसका मतलब है कि ये 1 मीटर यहाँ सपोर्ट पे रखा हुआ है और 1 मीटर यहाँ सपोर्ट पे रखा हुआ है, दोनों तरफ 1-1 मीटर रखा है, बीच में जो ओपनिंग है ये आपका 4 मीटर का है। अब आप जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, इनकेस अगर इसी केस में निकालें तो आप WL²/8 करेंगे, तो आप W आपका आ गया फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर मीटर इंटू L² में आप क्या करेंगे, 4² अगर लेंगे तो 4² होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लियर स्पैन है। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो ओपनिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लियर स्पैन। तो क्लियर स्पैन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तो वो ओपनिंग है। अगर इस ओपनिंग का ही आप अगर स्पैन ले लेंगे तो सिर्फ आप इतना ही दूर के लिए तो डिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अगर आप सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपको ये फेल हो जाएगा, ये एक्चुअली नीचे गिर जाएगा। तो सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे तो आप बिल्कुल एज पे भी तो नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर आपको ब्रेक हो जाएगा। तो आप कुछ सफिशिएंट लेंथ अंदर रखेंगे और वो जो लेंथ होगा वो सफिशिएंट लेंथ आपको पूरा बेंडिंग मोमेंट को आपको बियर करेगा। मतलब वो जो लेंथ होगा वो लेंथ आपको बताएगा कि इतना लेंथ का आपका टोटल जो है वो लोड ट्रांसफर हो रहा है। बाकी आप चाहें तो इतना पोर्शन का बीम नहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका इफेक्टिव अगर यहाँ तक का निकलना है तो आप यहाँ तक का ही बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यही वो इफेक्टिव लेंथ है। तो जब इफेक्टिव लेंथ इनकेस अगर आपका 5 मीटर्स आता है तो आप बीम का जो लेंथ यहाँ 6 मीटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप 1 मीटर क्यों वेस्ट करेंगे, आप प्रोवाइड भी उसको 5 मीटर ही करेंगे ताकि कॉस्ट बचे। तो ये इफेक्टिव स्पैन आपको बताता है कि इफेक्टिवली कितना पोर्शन जो है इस लोड में आपको स्ट्रेस्ड हो रहा है। तो स्ट्रेस्ड हो रहा है ये क्लियर स्पैन प्लस कुछ और डिस्टेंस। अभी यहाँ हम लोग 5 लिए हैं तो इसका मतलब है क्लियर स्पैन 4 है, तो 1 मीटर का जो है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो इधर से भी जुड़ा होगा इधर से भी जुड़ा होगा। अगर इक्वल लोडेड है, मतलब बिल्कुल अगर कंसेंट्रिक लोडेड है और ये सब कुछ अगर इक्वल है तो आपको ये इधर हाफ मीटर, इधर 0.25 मीटर होगा, इधर सॉरी ये 1 मीटर एक्स्ट्रा है ना, इधर 0.5 मीटर सपोर्ट होगा, इधर 0.5 मीटर सपोर्ट होगा, दोनों को ऐड किए होंगे तो 5 मीटर आ गया होगा। ये ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये वाला चीज़ अभी हम लोग समझेंगे कि आईएस कोड हम लोगों को क्या बोलता है। तो आईएस कोड कहता है कि जब भी आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपको 2 कंडीशन होता है। पहला क्लियर स्पैन जो लेंथ है प्लस इफेक्टिव डेप्थ। कोई भी आप बीम बना रहे हैं तो आपको इफेक्टिव डेप्थ अब तक पता चल गया होगा कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसके टॉप से लेकर के बॉटम वाले रिइंफोर्समेंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है। तो वो कहता है ये कोड कि या तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड के केस में क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव बीम करो, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। और या नहीं तो क्लियर स्पैन प्लस बियरिंग बाई 2, मतलब हाफ ऑफ बियरिंग, इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बियरिंग ऑन ईच साइड। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक ब्रिक वॉल है, ठीक है, यहां भी आपका एक ब्रिक वॉल है, इसके ऊपर आप एक बीम इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका जो विड्थ है ये अगर आपका 300 mm है वॉल का, जनरली जैसे होता है, ये भी आपका 300 mm है,
ठीक है। ये वाला स्पैन अगर आपका 4 मीटर है तो आईएस कोड क्या कहता है, और इसका इफेक्टिव डेप्थ जो है ये आपका है 400 mm मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इफेक्टिव डेप्थ है डी, ये आपको विथ ऑफ द सपोर्ट है, इसको आप बी कंसिडर कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू 300 mm इधर भी, बी इज इक्वल टू 300 mm इधर भी। तो आईएस कोड कह रहा है कि क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, तो ये इफेक्टिव डेप्थ 400 है, मतलब 4 मीटर प्लस 400, तो ये कितना हो जाना चाहिए 4.4 मीटर। एक तो ये डिस्टेंस निकलेगा और दूसरा निकलेगा कि क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द सपोर्ट दोनों तरफ से, क्योंकि ये दो वॉल के ऊपर रखा गया है। तो आईएस कोड कहता है कि वॉल के ऊपर रखा गया तो इस वॉल के सेंटर पे जो पोर्शन आएगा ये, और इस वॉल के सेंटर तक का जो पोर्शन आएगा ये आपका हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन। अब इन दोनों में से एल इफेक्टिव, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका इफेक्टिव स्पैन होगा। मतलब अगर आपका बियरिंग ये 300 है तो अगर आप इसका हाफ कंसीडर करेंगे तो ये कितना होगा 150 और ये कितना होगा 150, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 4.3 मीटर, और ऐसे इफेक्टिव डेप्थ से कितना आ रहा था 4.4 मीटर, तो इन दोनों में लेसर कौन सा है 4.3, तो ये वाला आपका हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन। यही वाला जो वैल्यू आता है 4.3 मीटर, यही हम लोग अब तक जो क्वेश्चन करते हैं उसमें डायरेक्टली आपको गिवन रहता था, क्योंकि उसमें आपको ये वाला कंडीशन जो है ये नहीं बता रहा था कि ये कंडीशंस आपको क्या है। हो सकता है कई बार आपको जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको बताया क्वेश्चन में कि ऐसा ऐसा बीम है जो कि आपको दो वॉल्स के ऊपर सपोर्टेड है, वॉल का थिकनेस आपको 300 mm है और क्लियर स्पैन जो है वो आपका 4 मीटर है। तो इस केस में अब आप उसको सिंगली रेनफोर्स या डबली रेनफोर्स डिजाइन कीजिए। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एल नहीं दिया हुआ है क्योंकि क्लियर लेंथ दिया है और सपोर्ट का कंडीशन बता दिया है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा इफेक्टिव स्पैन एल, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा तब बेंडिंग मोमेंट, और उसके बाद हम लोग जैसे आगे प्रोसीड करते थे डिजाइन वाले क्वेश्चन में वैसे करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते तब तक हम लोगों को एल गिवन रहता था तो हम लोग एल वाला पोर्शन जो है वो स्किप कर देते थे। यही चीज आपको ये समझना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आया तो हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में इफेक्ट को एक कंडीशन दे देगा कि आपको दो बीम्स के बीच में सपोर्टेड है और बीम के बीच का जो विड्थ है ये आपका 400 mm है, अब आप और इस बीम का जो डेप्थ है वो 300 mm है, ये बता देगा। अब बोलेगा सिंपली सपोर्टेड है, अब आप इसको डिजाइन कीजिए। तो इसका मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों में से ये दोनों कंडीशन आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो मिनिमम आएगा वो आपका इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा, अब फिर आप सिंगली डिजाइन कीजिए या डबली डिजाइन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको एक कंडीशन जब आपका सिंपली सपोर्टेड रहता है। सिंपली सपोर्टेड किसको कहते हैं कि जब आपका दो सपोर्ट्स के बीच में एक सिंगल बीम की बात कर रही है, ये आपको क्या है सिंगल स्पैन का है, सिंगल स्पैन। स्पैन किसको कहते हैं, ये जो आपको सपोर्ट से सपोर्ट के बीच का जो ये लेंथ होता है इसको स्पैन बोलते हैं, इसी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं। तो ये जो स्पैन है अगर ये आपका आगे कंटिन्यूस हो जाए, इस तरह से आपका और भी वॉल्स आ जाए और यही वाला बीम जो है ये इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है, ये वाला लाइन नहीं है, ये वाला लाइन नहीं रहेगा, ये कंटिन्यू चलेगा, तो ये आ जाएगा अब आपका कंटिन्यूस सपोर्ट में। तो अब हम लोग सिंपली सपोर्टेड का सिंगल वाले केस में समझ गए, जब भी ये सिंगल से एक्सीड होकर डबल में जाएगा या ट्रिपल में जाएगा तो मतलब है कि वो कंटिन्यूस में आ जाएगा। तो जब कंटिन्यूस में आ जाएगा तो हम लोग आप समझते हैं कि कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए आईएस कोड क्या बोलता है, इसमें कंडीशंस अलग हो जाते हैं। सिंपली सपोर्टेड की जब आप बात करते हैं तो ये दो कंडीशन रहता है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ बियरिंग ऑन ईच साइड, उसको आप फिर ऐड करेंगे तो आपको इफेक्टिव स्पैन दोनों में से जो कम होगा वो हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए क्या होता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सपोर्ट के बारे में। कंटिन्यूस सपोर्ट क्या होता है, जब आपको कोई एक कंपोनेंट बीम हो या स्लैब हो, जब वो बहुत सारे सपोर्ट्स के ऊपर कंटिन्यू जाता है। जैसे हमारा अगर ये इनके हमारा रूम 1 है, ये हमारा रूम 2 है, ये हमारा बाहर का बरंडा है और ये इंटरनल हमारा रूम है, तो अगर हम एक बीम प्रोवाइड कर रहे हैं जो थ्रू आउट जा रहा है तो वो आपको क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट इन सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट करता हुआ जा रहा है। तो ऐसे केसेस में ये सारा कहलाएगा कंटिन्यूस बीम। तो कंटिन्यूस बीम है तो क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस सपोर्ट्स के ऊपर है। अदरवाइज हम लोग उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। जब हम लोगों का सिर्फ इस दो वॉल होता है और दो वॉल के ऊपर हमारा बीम बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड का तो हम लोग केस समझ गए हैं। अब कंटिन्यूस सपोर्ट में दो कंडीशन है। ये जो आपका जो सपोर्ट रहेगा उस सपोर्ट के विड्थ के हिसाब से आपको कंडीशंस दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला कंडीशन जो है, पहला कंडीशन है कि इफ बी इज लेस देन LC/12, मतलब ये बी क्या है, सपोर्ट मतलब सपोर्ट का थिकनेस है। जैसे अगर आपका ब्रिक वॉल है तो ब्रिक वॉल का थिकनेस है जिसके ऊपर ये बीम या स्लैब रेस्ट कर रहा है, तो इसका जो विड्थ है ये जब LC/12 से कम होगा। LC क्या होता है, क्लियर स्पैन को हम लोग LC से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव स्पैन को L इफेक्टिव से EFF से डिनोट करते हैं। ये LEFF हो जाता है L इफेक्टिव और ये हो जाता है क्लियर स्पैन। तो ये जो क्लियर स्पैन है ये डिवाइडेड बाई 12, अगर इससे आपका विड्थ ऑफ द सपोर्ट कम है तो इस केस में आपका ये वाला जो फिगर है ये आपको सिंपली सपोर्टेड के जैसा ही कंसीडर होगा।
तो सिंपली सपोर्टेड के जैसा कंसिडर होगा मतलब क्या है कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये आपको किसी एक कॉलम में इस तरह से अटैच है और यहाँ ये बीम के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें भी दो कंडीशन निकालेंगे। पहला निकालेंगे आप LC प्लस इफेक्टिव डेप्थ, दूसरा कंडीशन निकालेंगे LC प्लस हाफ हाफ करते थे तो आप डायरेक्टली बी ऐड कर सकते हैं, मतलब ये इसका आप हाफ करते और इसका आप हाफ करते तो आप इन शॉर्ट आप इसको डायरेक्टली इस पूरे वाला इस वॉल का थिकनेस ही ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में से जो आपका लेस आएगा वो आपका यहाँ हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होगा, ये हाफ है ये हाफ है, चाहे तो आप किसी एक को डायरेक्टली LC प्लस डी कर दीजिए और LC प्लस बी कर दीजिए, दोनों में से जो लेस आएगा सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा। ये तीनों में आपको ये सिंपली सपोर्टेड की तरह ही हो जाएगा। मतलब अगर आपका सपोर्ट जो है वो बहुत थिन है, आप अगर सिर्फ 150 mm का वॉल दे देते हैं और आपका इफेक्टिव स्पैन जो है ये अगर जो क्लियर स्पैन है ये बहुत बड़ा है तो ये क्लियर स्पैन बाई 12 जो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ये हम लोगों का 12 मीटर का स्पैन है अब, और ये जो हमारा विड्थ ऑफ द सपोर्ट है ये हमारा फॉर एग्जांपल 300 mm है, ठीक है, ये वॉल जो है। अब 12 मीटर का स्पैन है तो बी कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए इसके हिसाब से, 12 मीटर डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1 मीटर का मतलब 1000 का ये वॉल होना चाहिए था, बट ये 1000 नहीं है, ये क्या है 1000 से लेस है, 300 है। तो आपका जो बी है ये 300 है जो कि लेस देन 1000 है। तो इसका मतलब है कि ये आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड के जैसा। इसमें आपको ये सारे जो कंटिन्यूस सपोर्ट्स होंगे, जो एंड सपोर्ट्स होंगे, ये सारे आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट के जैसे ही करेंगे, L+D और L+B दोनों में से जो आपका कम आ जाएगा, ठीक है। अब रहा सवाल इस ओवरहैंग का, इसको हम लोग ओवरहैंग कहते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको कैंटिलीवर नहीं कहते हैं। जब आपका फिक्स सपोर्ट में से आपका कोई एक बीम बाहर आएगा जिसके रिइंफोर्समेंट आपको अंदर की तरफ वेल्ड किए हुए रहेंगे और वो आपको उस कॉलम के साथ मोनोलिथिकली आप कास्ट करेंगे, मतलब यहाँ तक कंक्रीटिंग पहले किया रहेगा कॉलम का, उसके बाद आप ये सारा रिइंफोर्समेंट प्लेस करके इस पूरे में आप एक साथ जब कंक्रीटिंग करेंगे, जब आप इसको कंबाइंड बनाएंगे तब ये कैंटिलीवर कहलाता है। और जब आपका एक किसी ब्रिक वॉल के ऊपर से कोई आपका बीम या स्लैब अगर आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है जो आपको उस सपोर्ट के अंदर उसके रिइंफोर्समेंट इस तरह से एम्बेड नहीं किए हुए हैं तो वो आपको कैंटिलीवर नहीं कहलाता है, ये कहलाता है आपका ओवरहैंग, ठीक है। तो ये दोनों का वर्क सेम है, दोनों का बेंडिंग मोमेंट भी सेम आएगा, कैंटिलीवर के जैसा ही आएगा। ओवरहैंग और कैंटिलीवर एक जैसा ही वर्क करेगा, एक जैसा ही बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, बस इसका रिइंफोर्समेंट जो है वो वॉल के अंदर जा नहीं रहा है। तो जब आप लोग अगर टॉर्जन के बारे में पढ़ते तो आपको ये टॉर्जनल फोर्स जो है ये सपोर्ट में नहीं ट्रांसफर करेगा, तो जब सपोर्ट में नहीं ट्रांसफर करेगा तो इसका रिइंफोर्समेंट आपको पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करके रखना पड़ेगा। तो ये आपको फिक्सिडिटी का इश्यू होता है। इसमें बेस्ट होता है कि आप कॉलम वाला स्ट्रक्चर बनाए, कॉलम वाले में आप कैंटिलीवर अगर बीम प्रोवाइड करेंगे तो उसका रिइंफोर्समेंट कॉलम के साथ अंदर जाएगा, कॉलम में उसका फोर्सेस आएगा, वो प्रॉपर्ली डिजाइन होता है, ठीक है। तो खैर अभी ये इसको हम लोग फिलहाल कहते हैं ओवरहैंग और इसको हम लोग कहते हैं कैंटिलीवर, ठीक है। अब ओवरहैंग का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें ये वाला क्लियर स्पैन होगा, वॉल के एज से लेकर के बीम के एज तक, ये वाला एज हम लोगों का फ्री है। तो इसमें जब हम लोग L इफेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें L इफेक्टिव हो जाएगा LC प्लस D/2, ठीक है। मतलब ये जो इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों का होगा इसका हाफ आपको, ये टोटल ये इफेक्टिव डेप्थ यहाँ तक होगा D, तो इसका D/2 ये हम लोगों को लेना है ओवरहैंग के केस में। अच्छा, इसमें भी LC प्लस B/2 भी हम लोग करेंगे, मतलब इन दोनों में जो लेस होगा, जब हम लोगों का सिंपली सपोर्टेड की तरह हो रहा है तो उस केस में जब ओवरहैंग का निकालेंगे L इफेक्टिव तो LC प्लस इस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2 और LC प्लस ये विड्थ ऑफ द सपोर्ट है ये बाई 2, इन दोनों में से जो लेस आएगा, जो मतलब यहाँ चल रहा था LC प्लस D और LC प्लस B, वो यहाँ LC प्लस D/2 और LC प्लस B/2 हो जाएगा। इन दोनों में से जो आपका लेस रहेगा वो रहेगा आपका इफेक्टिव स्पैन। तो ये कब हुआ ये सारा कंडीशन, जब आपका B लेस देन LC/12 हुआ। अब जब आपका B ग्रेटर देन और इक्वल टू LC/12 हो जाएगा, मतलब अब अगर आपका ये जो सपोर्ट है ये अगर आपका 1200 mm का है, ये आपका 1500 mm का है, बहुत वाइड आपका वॉल है, ये आपका 2000 mm का है, तो जब आप LC/12 निकाले तो स्पैन अगर अभी भी आप 12 ही मीटर मानिए तो आपको B कितना रिक्वायर्ड है 1000 mm मिनिमम, और आपका सारा वॉल जो है वो 1000 से ज़्यादा का है। तो अब इस केस में आपका जो ये सपोर्ट्स है ये आपका वाइड सपोर्ट्स हो गया। तो जब वाइड सपोर्ट्स हो गया तो अब जब आपका कंटिन्यूअस बीम या स्लैब होगा तो उस केस में जब ये पहला वाला इसकी बात करें जिसमें आपको ये कॉलम से फिक्स इस तरह से रहेगा और वॉल से जा रहा है, तो यहाँ L इफेक्टिव इज इक्वल टू क्लियर स्पैन हो जाएगा पहले वाले केस में। दूसरा वाला केस, इसको हम लोग कहते हैं एंड सपोर्ट्स, मतलब एंड वाला सपोर्ट है ये। इसके बाद आपको आता है ये इंटरमीडिएट सपोर्ट्स और इसको हम लोग कहते हैं ओवरहैंग, ठीक है। तो ये वाला जो पैनल है ये है इंटरमीडिएट सपोर्ट, ये भी इंटरमीडिएट सपोर्ट ही है, और इसको हम लोग कहते हैं एंड सपोर्ट,
ठीक है। तो इस केस में आपका एल इफेक्टिव जो होगा वो आपका सिर्फ क्लियर स्पैन हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट जो है आपका वाइड है। कितना से वाइड है? LC/12 से ज्यादा वाइड है। इस वाले केस में आएंगे, इसमें भी आपका एल इफेक्टिव जो होगा वो आपका क्लियर स्पैन हो जाएगा। मतलब ऐसा वाला जब क्वेश्चन देगा जिसमें आपको बता देगा कि विड्थ ऑफ द सपोर्ट आपको इतना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1200 mm है, और क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि आपका एक क्लियर स्पैन है जो 10 मीटर का है, तो आप क्या करेंगे कि 10 मीटर डिवाइड, जो 10 मीटर को mm में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, वो आपका जो बी आएगा वो ग्रेटर देन 1200 नहीं आएगा। मतलब आपका 1200 सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, और आपका जब 10 मीटर होगा तो 10 मीटर का जब आप 10,000 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ 960 mm रिक्वायर्ड आएगा, और उससे ज़्यादा ही आपका ये सपोर्ट जो है प्रोवाइडेड है। जब ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उस केस में आपको समझ जाना है कि ये सपोर्ट जो है ये बहुत वाइड है। जब सपोर्ट वाइड है आपका तो इसका मतलब है आपको ये सेकंड वाला कंडीशन लगाना है। पहले वाले में ये सिंपली सपोर्टेड हो जा रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड इसको नहीं करना है। अब ये आपका कंटिन्यूस की तरह डिजाइन होगा। तो इसमें आपका इफेक्टिव स्पैन जो होगा ये इस केस में भी क्लियर स्पैन को इफेक्टिव मानेंगे, इस केस में भी क्लियर स्पैन को इफेक्टिव मानेंगे। मतलब एग्जैक्टली ये वाले इतना लेंथ के बीच का जो पोर्शन होगा यही उस लोड में आपको इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और बाकी क्योंकि आपका सपोर्ट इतना वाइड है कि बाकी वाला जो आपका पोर्शन जो इसके ऊपर आया हुआ है ये वाला सब आपको पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। फिर ये भी आपको इंटरमीडिएट है, तो इसमें भी एल इफेक्टिव जो है वो आपका क्लियर स्पैन हो गया। और जब हम लोग इसके में आएंगे, ओवरहैंग के बारे में आएंगे, तो ओवरहैंग में क्योंकि ये सपोर्ट बहुत वाइड है तो इस केस में आपको सिर्फ एक निकालना है, LC+D/2। बस यही आपका हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन जब आपका सपोर्ट जो है बहुत वाइड रहेगा। जब आपका नहीं रहेगा तो आप LC/D/2 LC+D/2 और LC+B/2 करेंगे, दोनों में से कोई एक जो लेस होगा वो लेंगे। इस केस में आपको सिर्फ एक करना है LC+D/2। ये इफेक्टिव डेप्थ आपको पता होगा बीम का, आप उसका डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आप प्लस LC कर देंगे तो आपको इफेक्टिव स्पैन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपको कंटिन्यूस सपोर्ट के बारे में। पहला कंडीशन है कि जब आपका सपोर्ट बहुत थिन रहेगा, तो कितना से थिन रहेगा, तो LC/12 से लेस रहेगा। तो उस केस में हम लोग इसको पहला वाला जो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे सिंपली सपोर्टेड का, जो हम लोग D/2 प्लस D+B करते थे, और दोनों में से जो मिनिमम होता था वो सारे स्पैन में करेंगे। इसमें भी वही करेंगे, बस इसमें D/2 और B/2 हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ सपोर्ट है नहीं तो सिर्फ एक तरफ की ही बात होगी। और जब हम लोग का जब वाइड रहेगा तो हम लोग सारे में लगभग L इफेक्टिव इक्वल टू LC हो जाएगा क्लियर स्पैन, और सिर्फ एंड वाले में क्लियर स्पैन प्लस D/2 हो जाएगा L इफेक्टिव। तो आप इसको एक प्रॉपर डायग्राम बना करके नीट एंड क्लीन आप सारे में ये LC वगैरह लिख करके ये डायमेंशन हटा करके आप इस सब में लिख सकते हैं LC L इफेक्टिव इज इक्वल टू LC+D और LC+B, इनमें से जो लेस है। फिर यहाँ भी L इफेक्टिव इज इक्वल टू LC+D LC+B, इसमें से जो लेस है। तो अगर आपको 4 मार्क्स में पूछता है तो आप एक एक करके, जैसे सिंपली सपोर्टेड का हम लोग डायग्राम बनाया उसमें समझा दिए, वैसे समझा दीजिए। उसका थ्योरी जो IS कोड में लिखा हुआ है वो आप बता दीजिए। उसके बाद कंटिन्यूस सपोर्ट की बात आएगी तो ये दोनों डायग्राम बता दीजिए। पहले वाले में दिखा दीजिए कि B इज लेस देन LC/12, सेकेंड वाले में दिखा दीजिए B इज ग्रेटर देन LC/12। उसके बाद ये दोनों आपको कंटिन्यूस सपोर्ट हो गया। फिर आते हैं कैंटिलीवर में। कैंटिलीवर में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये जब हम लोग बात कर रहे थे कि कैंटिलीवर कौन सा होता है, वो होता है जब आपका कॉलम में से आपका कोई बीम जो है ये बाहर निकला हुआ रहे। तो ऐसे केसेस में L इफेक्टिव हो जाता है क्लियर स्पैन। ये आपका क्लियर स्पैन रहेगा LC, जो आपके कॉलम के एज से लेकर के आपके बीम के एंड तक होगा। तो ये इफेक्टिव स्पैन हो जाता है LC प्लस ये आपका इफेक्टिव डेप्थ था, तो ये इफेक्टिव डेप्थ बाई 2। इसमें सपोर्ट की बात नहीं होती है क्योंकि ये कॉलम से आपको इंटीग्रली एक साथ ही कंबाइन करके बनाया गया, मोनोलिथिकली जिसको हम लोग कहते हैं, ये पूरा एक साथ कास्ट हुआ है, इसलिए इसमें सपोर्ट की विड्थ की बात नहीं होगी। तो कैंटिलीवर के केस में ये आप लोगों का पॉइंट नंबर 3 है, जो आपका ये कैंटिलीवर है। इसमें सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट ही है, कंटिन्यूस हम लोगों का यहाँ हो गया, और कैंटिलीवर में होगा कि ये आपका क्लियर स्पैन है LC, इसको आप कॉलम दिखा दीजिए, और इसमें आपका इफेक्टिव डेप्थ दिखा दीजिए D, L इफेक्टिव इज इक्वल टू LC प्लस D/2। सिर्फ इतना सा आपको L इफेक्टिव होगा। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कैंटिलीवर बीम का, तो और सिंगली रेनफोर्स या डबली रेनफोर्स बताने के लिए, तो कैंटिलीवर के केस में आपको चेंज कुछ नहीं करना है। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको L इफेक्टिव की क्वेश्चन में अगर क्लियर स्पैन दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो मूवमेंट निकालेंगे आप L इफेक्टिव पे मूवमेंट निकालेंगे। तो आपको बीम का साइज क्योंकि दिया रहेगा तो आप इफेक्टिव डेप्थ पहले कवर एज्यूम करके इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे, उसको डिवाइड बाई 2 करके क्लियर स्पैन में ऐड करेंगे तो L इफेक्टिव निकल जाएगा। अब L इफेक्टिव निकल गया तो हम लोगों को सिंगली करना है, डबली करना है, उसका कॉन्सेप्ट तो आपको सेम रहेगा चाहे कोई सा भी बीम हो। बस आपको समझना होगा कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है। तो अगर इसके ऊपर इस तरह से यूडीएल आ रहा है तो हम लोगों को पता है कि ये इस यूडीएल की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो आपको बनता है WL/2।
क्योंकि ये W होता है, ये टोटल स्पैन L इफेक्टिव होता है, तो W इंटू एल करके एक सेंटर पे आपको लोड पड़ता है और उसके बाद इसका मोमेंट आपको इस पे बनता है। तो ये जितना भी, जैसे L इफेक्टिव यहाँ तक आ रहा है तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, L इफेक्टिव बाई 2 हो जाएगा, तो WL इंटू एल सॉरी WL स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, तो WL स्क्वायर बाई 2 ये हम लोगों का हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ऐसे कैंटिलीवर के केस में। तो कैंटिलीवर के केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और WL स्क्वायर बाई 8 यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। WL स्क्वायर बाई 8 आप सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मोमेंट होता था। अब आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया कि आपको कैंटिलीवर बीम डिजाइन करना है तो पहले आप निकालिए L इफेक्टिव, L इफेक्टिव आपका निकल गया, इस L इफेक्टिव को आप यहाँ यूज कीजिएगा बेंडिंग मोमेंट निकालने में। अगर वैल्यूज नहीं याद है तो सेम इसी तरह ये कॉन्सेप्ट लगाइए कि आप UDL लगाइए और इसका आपको इफेक्ट जो लोड हो जाएगा W किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, और ये जो लेंथ है ये L इफेक्टिव है, तो आपको इसका इक्विवेलेंट लोड कितना होगा W इंटू एल, तो W इंटू एल का एक आपको पॉइंट लोड सेंटर पे आ जाएगा और फिर उसका अगर आपको मोमेंट निकालना है तो वो डिस्टेंस आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो डिस्टेंस L इफेक्टिव बाई 2 है, तो टोटल हो जाएगा आपको WL इंटू एल बाई 2, तो जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो WL स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो वहां से आप ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर बहुत बेटर है, फिर आप इसको यूज करके बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिएगा और फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपना एनालिसिस, जिसमें आपका ये मोमेंट जो हो जाएगा ये होगा आपका ऑब्टेन मोमेंट MU। और फिर आप MU लिमिट निकालिएगा कंडीशन के हिसाब से, फिर आप उसे चेक कीजिएगा कि आपको अंडर इन्फोर्स आ रहा है, ओवर इन्फोर्स आ रहा है, बैलेंस्ड आ रहा है। सिर्फ स्टार्टिंग में ही ये चेंज होगा। अगर आपको एग्जाम में ट्रिक करके आपको कैंटिलीवर का अगर क्वेश्चन दे दे तो आपको सिर्फ दो चीज ध्यान रखना है, बेंडिंग मोमेंट और इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लेना है और उसको यूज करके आपको बेंडिंग मोमेंट निकाल देना है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि आपको इफेक्टिव लेंथ दे रखा है तो ये वाला जो स्टेप होगा आपका ये आपका स्किप हो जाएगा, जैसे हम लोग अब तक करते आ रहे थे कि हम लोग इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर दे रखा है कि क्लियर स्पैन जो है, जो क्लियर लेंथ है कैंटिलीवर का वो आपको गिवन है, तो आपको फिर इफेक्टिव डेप्थ निकालना है और उसको D/2 करके इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको सिंपली सपोर्टेड हो गया, आपको कंटिन्यूस हो गया और आपको कैंटिलीवर हो गया। अब चौथा पार्ट है आपका फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होता है, जो हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर अभी जो हम लोग लेटेस्ट में यूज करते हैं, जिसमें आपका कॉलम्स पहले कास्ट होता है, कॉलम कास्ट होने के बाद उसमें आपको बीम्स एंड स्लैब एक साथ कास्ट होते हैं। ब्रिक वॉल या कोई भी वॉल जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम्स कास्ट करके हम लोग रुक जाते हैं, फिर इसके ऊपर से आपको ये बीम एंड स्लैब एक साथ कास्ट होता है, इसमें आपको ये इस तरह से बीम स्लैब भी कास्ट हो जाता है, फिर इसके ऊपर ये कॉलम एक्सटेंड हो जाता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बीम एंड स्लैब कास्ट हो जाता है, फ्लोर बाय फ्लोर बनते चले जाते हैं और आपको बाद में उसके ऊपर आपको वॉल लगाना है या नहीं लगाना है वो आप डिसाइड करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉलम्स एंड बीम्स होते हैं। तो जब भी कॉलम्स एंड बीम्स होते हैं, जब ब्रिक वॉल की बात नहीं हो रही होती है, तो ये जो सारा का कंस्ट्रक्शन है, कॉलम्स पहले आपको यहाँ तक कास्ट होता है, यहाँ तक कास्ट होने के बाद उसका रेनफोर्समेंट बाहर निकला रहता है, फिर बीम का रेनफोर्समेंट आता है, वो जो डेवलपमेंट लेंथ बीम का होता है वो सारा बार इस तरह से अंदर बेंड करके रख दिया जाता है। इस साइड में भी ये रेनफोर्समेंट अगर यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये अंदर जाता है, अगर आगे कंटिन्यूस जा रहा है तो यहाँ वाले कॉलम में आकर के इस तरह से रेनफोर्समेंट बेंड हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कास्टिंग जो है ये एक बार में कर दिया जाता है, इसमें फ्लोर बीम्स सारे चीज कास्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से शटरिंग लगाते हैं, फिर हम लोग कॉलम्स ऊपर करते हैं। तो ये पूरा जो ज्वाइंट होता है, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ये बिल्कुल फिक्स सपोर्ट हो जाता है। तो जब ये फिक्स सपोर्ट हो जाता है तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम लोग कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो इस फ्रेम्स की यहाँ बात हो रही है कि जब ऐसा रहेगा कि फ्रेम बनेगा आपके बीम एंड कॉलम को यूज करके, तो उस केस में जो आप टोटल किसी भी चीज का आप इफेक्टिव स्पैन बोलेंगे, इस बीम का बोले, इस बीम का बोले, इस बीम का बोले या स्लैब का बोले, वो सारे में L इफेक्टिव इज इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब इस वाले सेंटर से लेके इस वाले सेंटर तक का डिस्टेंस ये L इफेक्टिव हो जाएगा, फिर इसी सेंटर से लेकर के इस लास्ट वाले के सेंटर तक का ये L इफेक्टिव हो जाएगा, और इसी तरह आपको सारे डायरेक्शन में सारे लेंथ हो जाएंगे। मतलब कॉलम टू कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो आपका L इफेक्टिव हो जाता है फ्रेम के केस में। तो फ्रेम का केस क्योंकि आपको आएगा नहीं, ये हो गया फिक्स सपोर्ट का, और फिक्स सपोर्ट के लिए आपके में एनालिसिस अभी नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली सपोर्टेड करना है। एक चांस हो सकता है कि कैंटिलीवर देते, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर कैंटिलीवर आता है तो क्या होगा। अदरवाइज बीटेक में तो कैंटिलीवर रहता ही है, और एसएससी वगैरह की भी अगर कोई आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको ये कैंटिलीवर का क्वेश्चन रहता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक इफेक्टिव स्पैन और बेंडिंग मोमेंट, ये दो चीज को आपको बस जान के रखना है, और आपको इसके आगे कोई चीज इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्योंकि सिंगली और डबली का कॉन्सेप्ट आपको पता है। एनालिसिस आप वैसे ही करेंगे, आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट निकालना था MU, और उसको MU लिमिट से चेक करना था, वही आप WL/8 से निकालते थे या WL/2 से निकालिएगा। तो ये है आपको इफेक्टिव स्पैन के बारे में जो IS कोड बताता है, क्लॉज नंबर 22.2, और ये पेज नंबर है आपका 34।
इसमें आपको इफेक्टिव स्पैन के बारे में ये चारों पॉइंट जो है ABCD करके गिवन है, डायग्राम नहीं गिवन है, सारे वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स आपको लिख देने हैं और ये डायग्राम्स आपको बता देना है। ये डायग्राम ध्यान रहेगा तो वो वर्ड्स भी आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है वही वहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है। जब आप उसको पढ़ेंगे IS 456 में इस क्लॉज 22.2 में तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपको कवर का इफेक्टिव स्पैन का बात। अब हम लोग बात करते हैं कवर्स के बारे में कि बीम, स्लैब, कॉलम सब में IS कोड आपको क्या नॉमिनल कवर प्रोवाइड करने के लिए कहता है, जिसको हम लोग अब तक एज्यूम कर रहे थे कि जब भी हम लोग बीम की बात कर रहे थे तो हम लोग 20 से 40 mm के बीच में कोई भी क्लियर कवर एज्यूम कर लेते थे और उसमें हम लोग अपना हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार ऐड करके इफेक्टिव डेप्थ निकालते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि उस कवर के बारे में IS कोड में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस गिवन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रहेगा आपको प्रैक्टिकल पर्पस में भी और आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलम में मिनिमम आपका क्लियर कवर कितना हो सकता है, बीम्स में मिनिमम क्लियर कवर कितना हो सकता है, तो वो सारे सर्कमस्टेंसेस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कवर के बारे में। कवर हम लोग जब सिंगली रेनफोर्स डिजाइन कर रहे थे, डबली रेनफोर्स कर रहे थे, शेयर भी करते, सब में हम लोग कवर के बारे में सुन रहे थे। जब जब हम लोगों को इफेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ता था तो हम लोग ओवरऑल डेप्थ में से कुछ इफेक्टिव डेप्थ निकालते थे एज्यूम करके और उसको माइनस करते थे। उस इफेक्टिव डेप्थ को निकालने में हम लोग हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते थे और हम लोग एक नॉमिनल कवर जिसको एज्यूम करते थे और उसके हम लोग इफेक्टिव कवर हम लोगों को मिल जाता था। उस नॉमिनल कवर को जिसको हम लोग एज्यूम कर रहे थे, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे कि IS कोड आपको क्या क्या वैल्यूज देता है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो पहले तो हम लोग एक बार फिर से ब्रीफली समझ जाते हैं कि स्लैब में, बीम में, कॉलम्स में सब में कवर किसको कहते हैं। जो हम लोगों का क्लियर कवर होता है जिसको हम लोग नॉमिनल कवर भी बोलते हैं, वो हम लोगों का क्या होता है। फिर इफेक्टिव कवर क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे वैल्यूज को। अब सबसे पहले हम लोग बीम से एग्जांपल लेते हैं। बीम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बीम में हम आपको बताए थे कि ये आपका मेन बार है, जो हम लोग एक बीम होता है हम लोगों का, उसमें हम लोग जो थ्रू आउट ये बार चलाते हैं टॉप एंड बॉटम इस तरह करके। तो ये जो बॉटम का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ये बॉटम का जो बार है ये हम लोगों का है, ये ब्लू वाला जो मार्क किया हुआ है। अब बीम में हम लोग शेयर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टीरअप भी लगाते हैं। तो ये रेड वाला जो है थिक करके लाइन है, ये आपको स्टीरअप का थिकनेस है। अब ये फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए ब्लू वाला 20 mm का है और ये जो आपका स्टीरअप है इसको आप एज्यूम कर लीजिए 10 mm का है। ठीक है, अब ये जो स्टीरअप का जो ये आखिरी वाला लाइन है, ये लास्ट लाइन, इस लास्ट लाइन से लेकर के जो कंक्रीट के बॉटम तक का ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है आपको नॉमिनल कवर। इसी को हम लोग कहते हैं क्लियर कवर भी। ठीक है, ये जो आपका स्टीरअप है, ये स्टीरअप का जो डायमीटर है वो इस कंक्रीट कवर के बाद हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। अगर हम लोगों को ये इफेक्टिव कवर निकालना पड़े DC, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि DC आपको हो जाएगा, DC ये हो जाएगा नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर इस डायग्राम को देखते हुए, प्लस इसमें आप क्या करेंगे फुल डाया ऑफ स्टीरअप, मतलब डाया ऑफ स्टीरअप, और इसमें फिर आप ऐड करेंगे हाफ डाया ऑफ मेन बार। यही आप करेंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये आपका जो आप व्हाइट पोर्शन ये देख रहे हैं ये आपका कवर है। इस कवर में आप ऐड किया आपका स्टीरअप का डायमीटर जो आप कैलकुलेशन करके निकाले हैं, और उसमें आप ऐड किए हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार। तो अगर आपका क्लियर कवर 20 mm है, आपको पता है, तो आपका 20 प्लस आपका 10 mm का स्टीरअप है और प्लस आपका 20 का बार था, तो इसका हाफ हम लोग लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो मतलब आपका 40 mm का इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। यही चीज हम लोग क्या करते थे, एज्यूम करते थे। तो जब हम लोग सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स किए थे उस समय हम लोग शेयर के बारे में नहीं पढ़े थे। तो जब शेयर के बारे में नहीं पढ़े थे और सिंगली रेनफोर्स का न्यूमेरिकल जब हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं तो हम लोगों को उस समय सॉल्व करना है। तो आपको भी उसमें क्या करना है कि ये जो आप स्टीरअप का डाया ले रहे हैं ये आपको उसमें एज्यूम नहीं करना होता था। हम लोग इसलिए आपको बोले थे कि जनरली आप 30 mm, 40 mm, 50 mm इन तीनों में से कुछ भी आप अपना क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर जो है वो आप एज्यूम कर सकते हैं। मतलब आप या तो लिख दीजिए कि क्लियर कवर आपका 30 mm आप ले रहे हैं और 20 mm का बार है तो हाफ आप ऐड कर लीजिए, या नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर हम लोगों का 40 mm। तो ये चीज उस समय काम आता। बट अगर आप एक्चुअल में बात करेंगे, अब जब आप एज ए साइट इंजीनियर की बात करेंगे, तो साइट में जब आपको कहा जाएगा कि बीम कास्ट करना है, तो बीम में जब आप रेनफोर्समेंट सेट करेंगे, तो रेनफोर्समेंट को जब आप प्लेस करेंगे ला करके, ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे शटरिंग लगा हुआ है इस तरह से, तो अब जब आप रेनफोर्समेंट लाके प्लेस करेंगे तो आप कितना mm का गैप देंगे इस शटरिंग के बाद, ये आपको बताएगा ये IS कोड कि किस जगह पे आप बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और वहां पे आपको कितना mm का कवर जो है वो हर तरफ से आपको बचना चाहिए। अगर आप यहाँ 40 दे रहे हैं तो यहाँ भी 40 होगा, यहाँ भी 40 होगा, हर जगह 40 mm रहना चाहिए। तो ये होता है आपको क्लियर कवर, जिसको हम लोग नॉमिनल कवर भी कहते हैं। IS 456 में आपको नॉमिनल कवर करके आपको टेबल दिया हुआ रहेगा। तो इसमें आपको
ये हो गया आपको बीम का पार्ट, ठीक है। तो बीम में आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल केस में क्या होगा, नॉमिनल कवर जो हम लोग अभी यहाँ समझेंगे, प्लस आपको डायमीटर ऑफ स्टीरअप और प्लस हाफ ऑफ द डाया ऑफ मेन बार। बट न्यूमेरिकल पर्पज में उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका नॉमिनल कवर प्लस आपका हाफ ऑफ डाया ऑफ मेन बार, ये करके हम लोग उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बट जब आप एक्चुअल केस में जब आप डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करते समय आप अगर इनिशियली एज्यूम, हम लोग सबको एज्यूम ही करते हैं, क्योंकि हम लोगों को रेनफोर्समेंट निकालना है। अगर सिंगल रेनफोर्स डिजाइन कर रहे हैं तो रेनफोर्समेंट निकालना है। तो जब रेनफोर्समेंट कितने mm का आएगा ये तो हम लोगों को पता नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि 20 या 25 से ज़्यादा का हम बार देंगे ही नहीं। तो हम लोग उस तरह से एज्यूम करके फिर हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है तो फिर हम लोग उस डायमीटर बार को बढ़ा देते हैं। तो जब बढ़ा देते हैं तो हम लोग फिर क्रॉस चेक करते हैं कि उसके वजह से अब जो टोटल मेरा इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया, उस इफेक्टिव डेप्थ के लिए हम लोग वापस उसको क्रॉस चेक करते हैं सॉल्व करके, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग अगर 40 mm एज्यूम किए थे और ये डायमीटर ऑफ बार दे दिए 32 mm, उसके वजह से मेरा इफेक्टिव कवर बढ़ गया, उसके वजह से इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों का कम हो गया। इफेक्टिव डेप्थ कम हुआ तो पता चला कि आपको जो AST रिक्वायर्ड आ रहा था वो ज़्यादा आने लगा। तो कितना ज़्यादा आने लगा, और हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोगों को 490 mm² अगर रिक्वायर्ड आ रहा है, एक अगर हम लोग कवर लिए 40 mm का, तो इसके हिसाब से हम लोग प्रोवाइड कर दिए, फॉर एग्जांपल 316 का बार प्रोवाइड कर दिए, तो उसका एरिया आपको हो गया 606 mm², ठीक है। अब आपका जो आप प्रोवाइड किए, तो एक एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों का जो कवर है वो एक्चुअल हो गया इफेक्टिव 50 mm का। तो 50 mm का हो गया, तो अगर 600 का बीम था तो पहले आप लेके चल रहे थे इफेक्टिव डेप्थ 560, अब कितना हो जाएगा 550। तो 550 है, तो क्योंकि हम लोग कई जगह पे ये d² करके यूज करते हैं, तो इसलिए ये 10 mm भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस चेक करते हैं, अब देखते हैं कि रिक्वायर्ड कितना आया। पहले 490 था, कवर 40 था, कवर 50 कर दिए, डेप्थ कम हो गया, फिर चेक किए, ये आया आपको 545 mm²। तो भी आप प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, 606, मतलब हर हाल में आपको ये इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो इसलिए हम लोग इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आ रहा है, हम लोग उसके जस्ट बॉर्डर पे प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। 490 का आप एक्जैक्टली 500 mm² का रेनफोर्समेंट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप एक कौन सा बार यूज कीजिएगा, 12 mm का यूज कीजिएगा तो उसका एरिया आपको हो जाएगा 110 mm²। 16 का कीजिएगा एक बार, अगर आप π/4 × 16² करके निकालिएगा तो ये हो जाएगा 202 mm²। 20 का लीजिएगा तो 314 mm²। 25 का लीजिएगा तो 491 mm²। तो आप कैसे 490 प्रोवाइड कीजिएगा, तो आप अगर 2 20 का बार दीजिएगा तो भी 628 हो जाएगा, अगर आप 2 16 का दीजिएगा तो ये कम हो जाएगा, 404 ही होगा। तो हम लोग 3 16 का दिए तो आपको 606 608 प्रोवाइड हो जा रहा है। तो मतलब आप एग्जैक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आपका 100 mm² ज़्यादा ही आ जाता है, 10% 20% आप ज़्यादा ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब आप 10-15% ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो ये जो छोटा छोटा मार्जिन सब है ये आपको उसमें कंपनसेट हो जाता है। इसीलिए हम लोग एज्यूम करके इनिशियली, और एज्यूम करने में भी आपको बताए थे कि 30 to 50 mm के बीच ही एज्यूम कीजिए, क्योंकि एक्चुअली में होना उतना ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी यहाँ कवर पढ़ेंगे, मान लीजिए हम लोगों का यहाँ 30 mm लिखा हुआ है, तो 30 प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार की जगह मान लीजिए बार 16 mm का ही है, तो हाफ कितना होगा 8 होगा, तो 38 होगा। इसमें आप स्टीरअप भी जोड़ लीजिए 8 mm का, तो 46 होगा। तो अगर आप 40 भी एज्यूम किए तो भी कोई इशू नहीं है, 6 mm का आगे पीछे है, और अगर आप 50 भी एज्यूम किए थे तो भी आपको 4 mm का आगे पीछे है, तो इसलिए वो ज़्यादा ट्रबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको बीम के केस की बात हो रही थी। अब आते हैं हम लोग स्लैब, जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो स्लैब का हम लोग समझते हैं कि इसमें तो स्टीरअप होता नहीं है, इसमें आप अगर स्लैब आप में से किसी ने देखा होगा तो वो आपको एक रेनफोर्समेंट का जाली लगता है। मतलब अगर हम लोग इसका प्लान बनाए तो ये आपका अगर स्लैब है तो इसमें पहले आप इस डायरेक्शन में बार्स प्लेस करते हैं, फिर आप इस डायरेक्शन में बार्स प्लेस करते हैं, इसके बाद ये आपका एक लेयर हो गया। इसके बाद अगर आपको दूसरा लेयर ऊपर से देना है तो फिर आप यहाँ पे ये आपका गैप छोड़ते हैं, फिर आप यहाँ से एक बार प्रोवाइड करते हैं, और फिर इसमें दूसरे डायरेक्शन में ये वाला बार प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोग किसी भी पोर्शन से इसको कट करेंगे इस तरह से, तो हम लोग जो अगर पहले हम लोग ये वाला बार प्रोवाइड किए तो सेक्शन में हम लोगों को क्या होगा, ये वाला लाइन ऐसे लॉन्ग दिखेगा, क्योंकि हम लोग ये वाला जो बार है ये हम लोग पहले प्रोवाइड किए, मतलब सबसे नीचे प्रोवाइड किए, तो सबसे नीचे प्रोवाइड किए तो ये वाला जो लाइन होगा ये सबसे नीचे दिखेगा। इसके बाद हम लोग क्या किए, ये वाला बार प्रोवाइड किए, तो ये वाला बार किसके ऊपर प्रोवाइड किए, इस वाले बार के ऊपर, तो ये आपको इस वाले बार के ऊपर दिख रहा है। और जब आप सेक्शन कट करेंगे तो ये वाला जितना भी बार होगा ये आपको सिर्फ एक गोल इस तरह से डॉट ही दिखेगा, क्योंकि ये तो आपको लेंथ में जा रहा है। तो इसलिए सेक्शन जब भी आप स्लैब पर कट करेंगे तो ये इस तरह का सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो हम ऐसा एज्यूम किए कि हम बीच से कट किए हैं, तो बीच में आपका टॉप का रेनफोर्समेंट नहीं होता है, इसलिए हम ये एक सिंगल, हमेशा आप कहीं भी डायग्राम देखेंगे तो आपको बॉटम में ही स्लैब इस तरह से रेनफोर्समेंट दिखाया रहेगा, ठीक है। ये एक आपका टिपिकल होता है। अब इस स्लैब में ये जो आपका नीचे का जो आप सबसे फर्स्ट लेयर जो आप रेनफोर्समेंट का प्लेस किए,
उस रेनफोर्समेंट का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वहां से लेकर के जो कंक्रीट का बॉटम है ये है आपको क्लियर कवर। इसी को हम लोग कहते हैं स्लैब में नॉमिनल कवर। ठीक है, इसमें कोई स्टीरअप नहीं होता है, तो जो आपका सबसे नीचे वाला बार होगा उसका जो सबसे आउटर पोर्शन होगा वहां से जो आपका क्लियर डिस्टेंस होगा कंक्रीट के बॉटम तक का, वो आपका स्लैब के केस में क्लियर कवर होगा। अब आते हैं कॉलम के बारे में। स्लैब में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, स्लैब में बस नॉर्मली आपको क्लियर कवर पता हो प्लस आप हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार ऐड कर दीजिएगा तो इसमें आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा। ये हम लोग जब स्लैब डिस्कस करेंगे तो वहां ये डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कॉलम्स के ऊपर। कॉलम्स में आपको अभी हम लोग जो ये डायग्राम बनाए हैं ये आपको 8 बार्स का है। आपको ज्यादा बार्स भी हो सकते हैं, कम बार्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ 4 बार्स भी हो तो आपको डायग्राम जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और कॉलम में ये ध्यान रखना है कि हम लोगों का कॉलम क्या होता है, ये इस तरह से, ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है। तो हम लोग जब ये कॉलम का सेक्शन देख रहे हैं तो हम लोग इस तरह से कट कर रहे हैं। अब या तो हम लोग ऊपर देख रहे हैं या तो हम लोग नीचे देख रहे हैं। तो जब आप अगर इनकेस यहाँ से कट करके नीचे भी देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ये कंक्रीट कट हो गया, ये इसका आपको चारों के ये क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा और ये 4 बार जो इसमें चल रहे थे इस तरह से और ये नीचे जा करके इसमें इस तरह से बेंड हो रहा था, ये 4 बार आपको सिर्फ एक डॉट दिखाई देगा। और इसमें जो आप इस तरह से आप अपना ये स्टीरअप्स लगाए थे, टाइज कहते हैं इसको, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको पूरा एक शेप में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये समझना है कि हम लोग बीम को कैसे कट करते हैं कि ये बीम जा रहा है तो हम लोग इसको यहाँ से कट करके इस तरफ देखते हैं तो ये लॉन्ग वाला बार हम लोगों को क्या होता है, डॉट में दिखाई देता है। और इसमें जब हम लोग इसे स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं ये स्टीरअप हम लोगों को पूरे शेप में दिखाई देता है। उसी तरह से आपको ये कॉलम का सेक्शन भी समझना है। ठीक है, अब इसमें आपका ये जो बार्स होता है, इस बार्स के बाद चारों बार्स को एक साथ टाई किया जाता है ताकि जब आपको फोर्सेस लगते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आया, अर्थक्वेक आया या फिर आपको ऊपर से बहुत ज्यादा हैवी लोड आया, तो हैवी लोड आएगा तो ये चारों बार जो है वो अलग अलग बकल करके बाहर ना आ जाए। मतलब ये इधर से कॉर्नर से बाहर आ जाए, ये इधर से बाहर आ जाए, इसका लेंथ ऐसा था, ये लोड पड़ने की वजह से ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। तो जब ऐसे डिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे आपका कंक्रीट का कवर है इस तरह से, तो आपका ये तो बाहर आ जाएगा। तो ये चारों को एक साथ कंबाइन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टाइज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये टाइज जो प्रोवाइड करते हैं तो इस टाइज के बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है, जो सेम हम लोग जैसे अभी बीम में बात करते हैं सेम चीज आपको कॉलम के साथ होता है। तो ये आपको उस केस में ये बाहर का जो डिस्टेंस है ये आपको कहलाता है नॉमिनल कवर। ठीक है, तो जब आपको जानना हो कि इफेक्टिव, अच्छा कॉलम में आपको इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता है क्योंकि आप डेप्थ की बात करते हैं बीम और स्लैब में, सस्पेंडेड चीज है, आपका फ्लेक्सर इसमें बीम और स्लैब में ही एक्ट करता है, लोड ऊपर पड़ता है, नीचे की तरफ बेंड होता है, तो नीचे की तरफ बेंड होता है तो जितना थिकनेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका डेप्थ कहलाता है बीम और स्लैब में। कॉलम के केस में ऐसा नहीं है, कॉलम आपको लंबा लंबी चल रहा है, ऊपर से आपको इस तरह से लोड पड़ रहा है, तो लोड पड़ रहा है तो ये पूरा फ्लोर हाइट ही है कॉलम का, तो इसमें इफेक्टिव लेंथ इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, स्लैब भी है बेंड कर रहा है ये डेप्थ इंपॉर्टेंट है, बीम भी है बेंड कर रहा है ये डेप्थ इंपॉर्टेंट है, कॉलम भी है लोड पड़ रहा है क्रश कर रहा है तो ये वाला लेंथ इंपॉर्टेंट है। तो जो डेप्थ था वो अब लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग जब कॉलम में आएंगे तो हम लोग इफेक्टिव लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। स्टील में भी हम लोग एक बार ऐसे ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसमें भी हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम बताए थे आपको। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको आरसीसी के केस में भी होगा, थोड़ा वैल्यू डिफरेंट होगा बट कॉन्सेप्ट आपको वही वाला रहेगा। ठीक है, तो जब कॉलम में आएंगे तो हम लोग उसकी बात करेंगे, बट कवर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये आपको जो स्टीरअप जो टाइज है उसके बाहर का जो ये टोटल आपका डिस्टेंस होगा ये आपका कहलाएगा नॉमिनल कवर। ठीक है, अब ये सारा हो गया अंडरस्टैंडिंग कि स्लैब में इफेक्टिव कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर भी क्या होता है, बीम में भी क्या होता है, कॉलम में भी क्या होता है। अब इन सारे के लिए आईएस कोड जो है आपको अलग अलग टेबल्स बना करके आपको ये सारा का कुछ ना कुछ कंडीशंस बताता है कि कहाँ पे आप कितना एमएम प्रोवाइड करेंगे और आपको मिनिमम कितना हो सकता है कवर, ये भी आपको आईएस कोड में डिस्कस किया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है ये समझिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है, अभी हम लोग एक बात किए थे कि फायर रेजिस्टेंस के लिए और एक हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग कंक्रीट रखना है, उसमें से आपका कंक्रीट जो है वो रेनफोर्समेंट एज इट इज रहे और कंक्रीट आपका बाहर ना आ जाए टूट करके, तो वो अगर आपको ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको आईएस कोड कहता है कि मिनिमम आपको एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से आपको ये आपको नॉमिनल कवर्स दिए गए हैं। मतलब अगर आप माइल्ड कंडीशन यूज कर रहे हैं, माइल्ड कंडीशन, और ये हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए थे कि ये सारे कंडीशंस आपको समझ लेना है कि माइल्ड कंडीशन कब होता है, जब कोई आपको एनवायरमेंटल एक्सपोजर नहीं होता है। जैसे हम लोगों का अगर एक रेसिडेंशियल एरिया है उसमें हम लोगों का एक घर है जिसके 3 तरफ से घर बना हुआ और सामने से रास्ता है। अब उसमें जब आप बीच में अगर आप एक स्लैब कास्ट कर रहे हैं या अगर आपका 3 स्टोरी का अगर बिल्डिंग है उसमें से आप जो नीचे का 2 स्टोरी का जो स्लैब कास्ट करते हैं तो उसमें ना कोई आपको एनवायरमेंटल एक्सपोजर, ना विंड आना है, ना उसमें सनलाइट आना है, तो उस तरह का कंडीशन आपको माइल्ड कंडीशन होता है।
फिर उसी हिसाब से आपको मॉडरेट कंडीशन है, जहाँ पे आपको जैसे टॉप का स्लैब हो गया तो उसमें आपको गर्मी में उसमें हीट पड़ेगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर कोल्ड एरिया में होगा तो उसमें जब ठंडा पड़ेगा तो उसमें फ्रीज एंड थॉ एक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉडरेट कंडीशन में आ जाती हैं। तो सिंपल कंडीशन जो होगी वो मॉडरेट कंडीशन में होगी। फिर थोड़ा सा एक्सट्रीम होता जाएगा तो आपको सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन है। तो ये आपको स्लैब, बीम, कॉलम सब में आपको लागू होता है। लेकिन अभी जो ये टेबल है आपका, ये बेसिकली आपको स्लैब एंड बीम के लिए है, ठीक है। और इसमें आपको कॉलम के लिए आपको कह दिया गया है कि मिनिमम जो होगा वो अगर इससे कम हो रहा है तो वो फॉलो नहीं होगा। मतलब अभी हम लोग बताते हैं, जैसे कॉलम के लिए मिनिमम हम देखेंगे 40 mm का कवर है, तो जब कॉलम के लिए 40 mm का कवर है और इसमें अगर आपका कंडीशन मॉडरेट आ रहा है जिसमें 30 रिक्वायर्ड हो रहा है, तो आप मिनिमम 40 प्रोवाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग मिनिमम कवर को ही डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम के लिए मिनिमम कवर आपका 40 mm है, आईएस कोड ऐसा कहता है। फुटिंग के लिए मिनिमम आपको 50 mm है। मतलब कोई सा भी कंडीशन हो, आप कॉलम में 40 mm से मिनिमम आप अपना क्लियर कवर नहीं देंगे। मतलब क्लियर कवर या नॉमिनल कवर जो भी आप कहिएगा वो आपका 40 mm से कम नहीं होगा। सेम आपका फुटिंग के लिए है, 50 mm से कम नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, वो कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड होगा, बट आपको मिनिमम जो होगा वो 50 mm देना होगा। उसके बाद आप स्लैब पे आइए। स्लैब और बीम के लिए आप देखेंगे तो मिनिमम आपको 20 mm लिखा हुआ है। ये डायरेक्टली आईएस कोड में आपको वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप इस टेबल को और इस टेबल को भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्लैब एंड बीम किसी भी केस के लिए या कॉलम फुटिंग के लिए भी देखिएगा तो अगर आपका माइल्ड कंडीशन है तो मिनिमम 20 है, इससे कम है ही नहीं। मतलब आप 15 mm का कवर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे आप स्लैब बनाए, बीम बनाए या कॉलम बनाए, आपको मिनिमम 20 mm यूज करना ही होगा। तो आपको स्लैब एंड बीम के लिए अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका मॉडरेट कंडीशन है तो आपको यहाँ 30 mm आ रहा है, तो आपको 30 mm स्लैब और बीम में प्रोवाइड करना होगा। मगर कॉलम में अगर आ रहा है आपका, आप कॉलम बना रहे हैं और कंडीशन अगर आपका मॉडरेट है तो आपको मिनिमम यहाँ 30 बोल रहा है, बट आईएस कोड एक मेंशन किया हुआ है कि कॉलम में मिनिमम 40 ही होगा। तो आपको 30 और 40 में, क्योंकि 40 आपको मिनिमम कह रहा है तो आपको 40 प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर आप 30 प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि दोनों में से जो लेस आ रहा है वो प्रोवाइड करेंगे, इसमें दोनों में से जो मैक्सिमम कह रहा है, एक कह रहा है 30 mm दीजिए, एक कह रहा है 40 mm मिनिमम दीजिए, तो 40 mm वाला प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब अगर माइल्ड कंडीशन है तो 20 mm देंगे, तो इसलिए स्लैब और बीम में आपको क्या हो गया, 20 mm मिनिमम कवर हो गया। अब अगर कंडीशन मॉडरेट हो जाता है तो कहता है 30 mm प्रोवाइड कीजिए, तो स्लैब एंड बीम में हम लोग क्या करेंगे, 30 mm प्रोवाइड करेंगे। अब आपका सीवियर हो जाता है, तो अब ये दोनों हम लोग स्लैब और बीम क्यों बोले, क्योंकि हम लोग कॉलम और फुटिंग तो वैसे भी 40-50 है, तो हम लोग इस दोनों केस में चाहे कुछ भी आ जाए, ये तो आपको सिर्फ स्लैब और बीम पे ही लागू होता है, ये तो कॉलम और फुटिंग पे लागू हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आपका कंडीशन सीवियर हो गया तो सीवियर होने में कह रहा है कि 45 mm कवर देना है। तो अब अगर आपका कॉलम में कह रहा है कि मिनिमम 40 mm होना चाहिए, बट आप ऐसी जगह कास्ट कर रहे हैं जो सीवियर कंडीशन में आता है, तो फिर आपको कॉलम जो होगा ये 45 mm प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आपको वेरी सीवियर के केस में 50 mm हो जाएगा और एक्सट्रीम के केस में 75 हो जाएगा। तो आप अगर फुटिंग बना रहे हैं तो फुटिंग आपको वेरी सीवियर में भी 50 mm मिनिमम है, जनरल में भी 50 mm आपको मिनिमम है। तो लेकिन अगर आप ऐसी जगह फुटिंग बना रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होगा, जो एक्सट्रीम जिसमें आपको केमिकल का अटैक होगा, सी वाटर होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो उस केस में कह रहा है कि मिनिमम 75 mm देना होगा। तो उस केस में आप फिर फुटिंग में से, क्योंकि यहाँ आपको 50 mm कह रहा था देने और यहाँ आपको उससे ज्यादा वैल्यू कह रहा है मिनिमम देने, तो आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों जो केस है ये आपको स्लैब एंड बीम में हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो केस है ये आपको स्लैब, बीम एंड कॉलम में हो जाएगा। ये वाला जो केस है ये आपको कॉलम एंड फुटिंग पे लागू होगा, स्लैब बीम तो रहेगा ही, स्लैब और बीम। और ये वाला जो केस है ये ऑल पे लागू होगा। मतलब इस एक्सट्रीम कंडीशन में जब आएंगे तो आपको ये सारे का जो आपको मिनिमम वैल्यू है ये सारे को ये पार कर देता है एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम होगा कि माइल्ड कंडीशन है तो स्लैब और बीम की जब आप बात करेंगे डिजाइन में तो आपको 20 mm मिनिमम होना चाहिए। आप चाहें तो ये वाला चीज लिख करके भी एज्यूम करके 20 mm ले सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल कर रहे थे तो आप लिख सकते हैं कि एज्यूमिंग माइल्ड कंडीशन, तो माइल्ड कंडीशन एज्यूम करके आप 20 mm अपना क्लियर कवर दिखा देंगे। उसके बाद एज्यूम कर लेंगे आप 20 mm का डायमीटर ऑफ बार, उसका हाफ आप दिखा देंगे 10, तो आप 20 + 10 करेंगे तो आपको 30 mm इफेक्टिव कवर आ जाएगा। तो इफेक्टिव डेप्थ में आप 30 माइनस कर देंगे। इसलिए हम आपको बोले थे कि मिनिमम 30 लेंगे, क्योंकि मिनिमम यहाँ 20 है। और आप अगर 16 mm को एक बार लीजिएगा तो उसका हाफ 8 होता है, तो मतलब आपको 28, या फिर अगर आप 12 mm को एक बार लेते हैं तो 26, मतलब आप 26 से नीचे तो आप इफेक्टिव कवर दे ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक मिनिमम बोले कि 30 mm मिनिमम लेके चलिए। क्वेश्चन के हिसाब से कहीं पे 630 का भी में तो 600 इफेक्टिव डेप्थ ले लीजिए, 640 का भी में तो 40 mm आप अपना कवर माइनस कर लीजिए, तो 600 रहेगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। लेकिन 30, 40, 50 के अंदर ही रखिएगा, क्योंकि आपका जब एक्सट्रीम, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन है तो ये जनरल आप एज्यूम करके नहीं चलते हैं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप इन जनरल की बात करते हैं। इन जनरल ये सब नहीं आता है, इन जनरल ये सब आता है।
तो आप 30 एज्यूम कर लीजिए, 40 एज्यूम कर लीजिए, ये सारा कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको ड्यूरेबिलिटी के केस के लिए। अब हम लोग एक बात की थे फायर रेजिस्टेंस, कि अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग जाता है तो कितने देर तक आपका अगर फायर बुझाया नहीं जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा, जो आपका कवर आप देते हैं, वो कवर उस रेनफोर्समेंट तक उस फायर को नहीं पहुंचने देगा, मतलब वो खुद रेजिस्ट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं फायर रेजिस्टेंस। तो फायर रेजिस्टेंस घंटे के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से आपको डिसाइड होता है। IS कोड जो है ये जो है आपको, ये टेबल नंबर 16 है, ये आपको टेबल 16, और ये जो है ये आपका टेबल 16A है, ठीक है। ये दोनों आपको पेज 47 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे तो ये आपको कहता है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बता रहा है, क्योंकि जैसे कॉलम में फायर लगता है तो डिफरेंट केस होता है, स्लैब में होता है तो स्लैब में फॉलिंग का चांस होता है, और फिर बीम में भी सेम केस होता है, बट बीम से पहले आपको स्लैब फेल होगा। तो इसलिए इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आपको ये वैल्यू दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा टेबल है, बट हम आपको सिर्फ अब ये 4 वैल्यूज के लिए बता रहे हैं। आप टेबल 16A खोलेंगे तो आपको वो पूरा आपको कंडीशन मिल जाएगा। आपके काम के हिसाब से हम सिर्फ इतना चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि फायर रेजिस्टेंस आपके सिलेबस में होने का चांस कम है, बट जान लेना बेहतर होता है, ठीक है। तो अब आपको कह रहा है कि अगर 0.5 आवर मतलब आधे घंटे का अगर आप फायर रेजिस्टेंस देना चाहेंगे बिल्डिंग में, अगर आपको पता है कि आपके लोकेलिटी के हिसाब से आपको हाफ एन आवर बहुत है आपको फायर बुझाने के लिए, तो आप उस केस में हाफ एन आवर का लेते हैं। लेकिन हाफ एन आवर का लेने में चांस होता है, क्योंकि आपको जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें आपको स्टार्टिंग का कुछ जो प्रोसेसिंग टाइम में ही आपको लैप्स हो जाता है। आपको फायर लगा, आपको पता चला, फिर आपने कॉल किया, फिर कहीं पे कोई एक्शन होता है, और तब वहां से फिर जर्नी स्टार्ट होता है उनका आपके घर तक आने का। तो ये सारी चीज़ों में ये हाफ एन आवर जो है ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो जनरली हम लोग हाफ एन आवर लेके भी नहीं चलते हैं, हम लोग कम से कम 1 आवर लेकर के चलते हैं। तो जब 1 आवर लेकर के चलते हैं तो आपको ये जो कवर है ये आपको वैसे तो अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट आपको क्या होगा कि जैसे आप जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, मतलब आप जब देखेंगे अगर आप 2 आवर तक आ रहे हैं तो यही इफेक्टिव जो क्लियर कवर है ये 40 mm हो गया 20 के बदले। तो जब क्लियर कवर 40 होगा तो इसका मतलब इफेक्टिव कवर बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव डेप्थ घटेगा। इफेक्टिव डेप्थ घटेगा तो मतलब रेनफोर्समेंट आपको ज्यादा रिक्वायर्ड आएगा। तो जब ज्यादा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आएगा तो बिल्डिंग का कॉस्ट जो होगा वो आपको इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जितना ज्यादा फायर रेजिस्टेंस देना चाहिएगा, कि 4 आवर का फायर रेजिस्टेंस दे देते हैं, तो बिल्डिंग का कॉस्ट बढ़ेगा और वो अननेसेसरी बढ़ेगा। क्योंकि ये जो फायर टाइप का इंसिडेंट होता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम, और वो भी चांस पे होता है। तो वो अब क्योंकि नेचुरल इवेंट है नहीं, वो तो अब कई बार फायर आपके अपने मिस्टेक से लगता है। तो आपको अगर कॉस्टली बिल्डिंग, अगर वो कॉस्ट का इश्यू नहीं होता है तो आप फिर 4 आवर्स 3 आवर्स का भी आप अपना ले सकते हैं फायर रेजिस्टेंस। बट जनरल में 1 आवर 1.5 आवर और 2 आवर्स का ही चलता है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स 2 आवर, जनरल होम के जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वो 1 और 1.5 आवर्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से बीम के लिए आपको सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के लिए कंडीशन दिया हुआ है, फिर स्लैब के हिसाब से भी सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के लिए भी दिया हुआ है, और कॉलम के लिए तो इन जनरल ही दिया हुआ है। तो कॉलम में तो मिनिमम आपको कह ही रहा है कि फायर रेजिस्टेंस के लिए भी 40 mm कवर देना है, तो मतलब हर हाल में कॉलम का 40 जो है वो आपका फाइनल हो जाता है। अब आता है बात स्लैब और बीम पे, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आप सबसे मिनिमम आपका 0.5 आवर है, इसके लिए भी आपको स्लैब और बीम में जो है ये आपको 20 mm ही मिनिमम कवर है। तो इससे भी ये आपको कंफर्म हो गया कि कॉलम का मिनिमम 40 है, दोनों कंडीशन को मिलाते हैं, ड्यूरेबिलिटी भी और फायर रेजिस्टेंस भी। और हम लोग स्लैब और बीम को भी जब दोनों से मैच करते हैं तो हर हाल में इसमें भी 20 से कम नहीं है, इसमें भी 20 से कम नहीं है, मतलब हम लोगों का मिनिमम जो हो गया वो आपका 20 mm हो गया। अब फुटिंग के लिए, क्योंकि आपको फायर रेजिस्टेंस में नहीं टेबल दिया हुआ है, क्योंकि फुटिंग में फायर नहीं लगता है, फायर लगता है आपके ग्राउंड फ्लोर तक में, उसके बाद बिलो द ग्राउंड मिट्टी के अंदर जाकर के फुटिंग में आग नहीं लगता है। तो इसलिए आपको फुटिंग के केस में आपको ये फायर रेजिस्टेंस का नहीं दिया हुआ है टेबल, ठीक है। तो आपको फुटिंग के केस में आपको क्लियर हो ही गया कि या तो आप 50 देंगे या तो आप एक्सट्रीम कंडीशन तो 75 देंगे। सिर्फ ये 2 कवर ही फुटिंग्स में प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये है आपको, अच्छा फुटिंग में हम लोग ये बात करते हैं, ये जो जैसे फुटिंग क्या होता है, एक तरह से स्लैब ही होता है, इसमें आपको यहाँ से अगर कॉलम निकाल दिया जाए और इसका डेप्थ को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये आपको फुटिंग बन जाएगा। तो यही जो फुटिंग में आप बॉटम में रेनफोर्समेंट देते हैं उसके सबसे लोअर पोर्शन से जो कंक्रीट के बॉटम तक का जो आपको जहाँ पे आप एक्सकेवेशन करते हैं वहाँ नीचे में आप यहाँ पहले पीसीसी करते हैं एक्सकेवेशन करने के बाद, ये पीसीसी करने के बाद जो आप गैप रखते हैं उसके बाद जो आप पहला रेनफोर्समेंट ले करते हैं, यही गैप आपको उस केस में हो जाता है आपका नॉमिनल कवर, या जिसको हम लोग क्लियर कवर भी कहेंगे, ठीक है। तो ये है आपको नॉमिनल कवर के बारे में ये सारा, जो पेज नंबर 47 पे टेबल 16 और 16A में, और पेज 46 पे इसका थ्योरी भी आपको गिवन है। उस थ्योरी में ही ये आपको मिनिमम कॉलम और फुटिंग का जो मिनिमम कवर है ये आपको वहाँ पे लिखा हुआ है, और पेज 47 में आपको ये दोनों टेबल बना हुआ है।
तो उसको आप जाकर के एक बार रीड करेंगे। छोटा सा थ्योरी है, तो हो सकता है आपको कवर से रिलेटेड आपको 4 मार्क्स का थ्योरी पूछ ले कि नॉमिनल कवर के बारे में डिस्कशन कीजिए। यूनिट 2 से अगर आपको देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फिर यही टेबल्स बनाने हैं, ये डायग्राम से बना देंगे तो और बेटर है, आपको मार्क्स गेन करने का चांस हो जाता है। और आप जो उसमें से थ्योरी पढ़ लेंगे, वो थ्योरी भी आप अगर उसमें लिख देंगे तो आपका ये इफेक्टिव नॉमिनल कवर का आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। हम लोग डिस्कस कर लिए हैं फर्स्ट वाले पार्ट में इफेक्टिव स्पैन के बारे में, और अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं नॉमिनल कवर। अब नेक्स्ट वाले क्लास को हम लोग फाइनल जो हम लोग आईएएस कोड का पार्ट 3 लाएंगे, उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट और जितने भी और एक्स्ट्रा छोटे छोटे टॉपिक्स है वो सारे को कवर करते हुए हम लोग अपना यूनिट 2 उस वाले क्लास के होने के बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अब तक का आपको आईएएस कोड का पार्ट 2। तो नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का क्लास आएगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 6 जो है आपका टी बीम का एनालिसिस और डिजाइन, और उसके बाद हम लोग यूनिट 7 करेंगे, स्लैब्स होगा उसमें, और उसके बाद हम लोग आईएएस कोड का पार्ट 3 लाएंगे। मतलब 2 यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड भी जो जो टॉपिक्स हम लोग नया पढ़ेंगे उसको भी हम लोग कवर करते हुए फिर यूनिट 2 का जो हम लोग लास्ट वाला पार्ट करेंगे आईएएस कोड पार्ट 3, फिर हम लोगों का यूनिट 2 उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसलिए ज़रूरी हो रहा है ब्रेक में करना, क्योंकि आपको जो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक बार आईएएस कोड का डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज फर्स्ट वाले क्लास में हम लोग एक जनरल में स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे लोगों को समझने में ट्रबल हो रहा था। तो इसलिए हम लोग पहले जो जो चीज़ सिलेबस में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग यहाँ आईएएस कोड वाले में डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह आपका आईएएस कोड का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। जब आप एसएससी की तैयारी कर वाले स्टूडेंट जो होंगे वो देखेंगे तो आपको आईएएस कोड का पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 to 5 मार्क्स आपको आईएएस कोड से डायरेक्ट पूछा जाता है, यही सारी चीज़ों में से। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पार्ट बाय पार्ट करके भी देखेंगे, अगर आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया तो आप जब कल को पास आउट होने के बाद एसएससी का प्रिपरेशन करेंगे तो आरसीसी में एटलीस्ट आपको आईएएस कोड का प्रिपरेशन करने में कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, तो आज वाले क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।